वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आते हैं आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, और जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। तो आज के मुलाकात हम कर रहे हैं 3 मेहमानों से। तो 3 मेहमानों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं सुमित चौहान जी, जो पूर्व मंत्री प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और दूसरे हमारे साथी है मुबारक खान जी, उत्तर प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय ओलम ओलम ओलमा काश काउंसिल भारत। और तीसरे हमारे साथी हैं मोहम्मद असलम मुनीर जी, जो समाज सेवी उत्तर प्रदेश इंडिया। तो ये 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आओ आप लोगों को स्टूडियो में लेकर चलते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मनोवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, अमेरिका से बैठकर हम ये काम करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो हमारा है, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, वरना आज चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। और शेर को ऐसा पलटेंगे आज कि जिंदे नेता उन्हीं को मानते हैं हम जो मानवता के भले के लिए काम करना जानते हैं, वरना जनता का खून पीना तो शैतान और हैवान भी जानते हैं। तो हमारे साथ में 3 लोग जुड़ रहे थे, लेकिन उनमें से 2 जुड़ चुके हैं, लेकिन एक नहीं जुड़ पाए, सुमित चौहान जी। तो सबसे पहले हमारे साथ में जुड़े हैं मुबारक खान जी, जो उत्तर प्रदेश से हैं, सचिव राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल भारत। और दूसरे हमारे साथी जुड़े हैं भारत से मोहम्मद असलम मुनीर जी, जो समाज सेवी उत्तर प्रदेश इंडिया से। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी मुबारक खान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। असलम मुनीर जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नादू नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेते हुए आपका भी मैं साथ में शुक्रगुजार हूँ कि वॉइस ऑफ मानवता के जरिए आपने हमारी आवाज को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने की हमको एक मौका दिया, और आप और आपकी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, ये वॉइस ऑफ मानवता केवल हमारा और आपका नहीं, सभी का है, सच्चे लोगों का है। और जो सच बोलना जानते हैं उन्हीं को हम लेकर आते हैं। छोटों को तो हम इसके पास में भटकने देते। अगर कोई आएगा भी तो इसके हम अपना जो इंटरव्यू लेंगे उसका तरीके से लेंगे इंटरव्यू। लेकिन आपका सबसे पहले मेरा सवाल आपसे मुबारक खान जी आपसे है कि सवाल तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। अपने बारे में बता दीजिए पहले कि आप कहाँ से हो और क्या सेवा करते हैं अपने लाइफ में, इसके बारे में बता दीजिए मुबारक खान जी। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता जो टीवी प्रोग्राम है, यूट्यूब प्रोग्राम है, आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि और शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आज अपनी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। मेरा नाम मुबारक खान है। मैं उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड से हमीरपुर जिले का निवासी हूं, और वर्तमान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जो कि एक सियासी पार्टी है, उस पार्टी से उत्तर प्रदेश का सचिव एवं बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी। जी असलम मुनीर जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम मुनीर है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, राजधानी उत्तर प्रदेश। और मैं इससे पहले समाजवादी पार्टी में पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और बाकी जब से मैं पूर्व हुआ हूँ तो पहले भी समाज सेवा ही करता था, आज भी समाज सेवा कर रहा हूँ।
जितना भी हो सकता है दिल से और हौसलों के साथ अकेले वो कर रहा हूँ। लोगों के साथ जितना भी ज्यादा किया जा सकता है, जितनी मेरी पर्सनालिटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है, उतनी पूरी कोशिश करके मैं लोगों के साथ जो हो सकता है करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जी। असलम मुनीर जी, ये वॉइस ऑफ मानवता है। वॉइस ऑफ मानवता भी मानवता की सेवा के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल शैतानियत बहुत ज्यादा फैलाई जाती है, मानवता की हक में बात कम करते हैं। तो ये जो वॉइस ऑफ मानवता हर एक उस इंसान के साथ में है जो सही काम कर रहे हैं, सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आज हम नेताओं के बारे में बात करेंगे कि नेता राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम का नाम हमारा है कि राजनीति के पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, और नेता जो है दिन रात फल रहे हैं, फूल रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, ताजे हो रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। तो इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मुबारक खान जी से बात करते हैं हम। तो मुबारक खान जी, आजकल के जो नेता हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नेता सच्चे हैं या झूठे हैं, बेईमान हैं या क्या है? वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है, अब वो राजनीतिक स्तर स्वार्थ स्तर बन गया है, समाज सेवा स्तर से हटकर। कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को अपना राजनीतिक स्वार्थ केवल आर्थिक स्थिति खुद की सुधारने के लिए लगा हुआ है। समाज हित में, समाज के लिए काम में और समाज के आगे विकास किस तरह से हो, उनका आर्थिक विकास, उनके शैक्षिक विकास, उनके जरूरत की जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे सुधारा जाए, इनसे वो बहुत ही पीछे चले गए हैं। और यही कारण होने की वजह से भारत की और हमारे खास तौर से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही संवेदनशील हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा हिस्सा है कि जहां से कवि से लेकर, लेखक से लेकर, एक चपरासी से लेकर, यानी जितनी भी अच्छी पोस्टें हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी सारी इन सभी पोस्टों पर हमारे अपने लोग इस प्रदेश के इस मूल निवासी होने के बावजूद भी ऐसी कुर्सी को हासिल किए। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल कुर्सी तक हासिल ही करना उनका लक्ष्य रहा है। अभी तक कोई समाज सेवा या अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने जनपद, अपने मुख्यालय को संभालने का कोई उनका दायित्व नहीं रहा है। जी जी जी। मोहम्मद असलम मुनीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हम नेताओं की भाषाएं देखते हैं, इनके जबान में ना तो इनके प्यार होता है, ना ही इनके जब कोई अगर भाषा बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे देखें गुंडे की लैंग्वेज बोलते हैं कि हम आपको घर में घुस कर मारेंगे। अब इसको कहते हैं, जैसे मतलब गुंडों की आवाज ज्यादा लगती है इनकी, तो नेता कम लगते हैं। तो क्या ख्याल आपका इनके बारे में, नेताओं के बारे में? जैसे कि अभी योगी, जिसको योगी बोलते हैं, एक नंबर का डाकू लगता है उस शक्ल से, तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो इनके बारे में बताएंगे, गुंडे ज्यादा लगते हैं, नेता कम लगते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? सर, मामला ये है कि परवरिश जो होती है वो बहुत अहम चीज होती है। और धर्म जो है कि कोई सा भी धर्म हो, वो हमको परवरिश की तरफ लेके जाता है, सिखाता है। और जो धर्म सिखाता है वो हमारी माताएं हमको सही से देती हैं मैनेजमेंट बचपने से, तो वही आके जवानी पर हम करते हैं। अब परवरिश में जब नस्लें बदल जाती हैं तो परवरिश अच्छी नहीं होती है, तो लैंग्वेजें भी बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। वही हाल हो गया है नेताओं का। अच्छे लोग नेता नगरी से डिसमिस होते जा रहे हैं, और जो जाहिल गवार, एकदम गुंडे, बदमाश, बिहड़ के बदमाश, जो इस टाइप के लोग हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, कोई गृह मंत्री हैं। तो जब इस तरीके के लोग जो है आके इतनी ऊंचे आसन पर बैठ जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज क्या होगी?
जिन्हीं ने अपनी माँ से मोहब्बत ना की, जिन्हीं ने अपने परिवार से मोहब्बत ना की, तो वो हम आम जनता से मोहब्बत क्या करेंगे? मोहब्बत के लिए मोहब्बत जरूरी है और मोहब्बत माँ सिखाती है। तो मुझे तो लगता है कि भाई मोहब्बत की कहीं ना कहीं इन पर कमी रही है, जो इनकी लैंग्वेजें बिगड़ती जा रही हैं। नहीं, वैसे उनकी माएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो समझ नहीं आ रही कौन सी असली कौन सी नकली है। कि उनकी माएँ बहुत बहुत प्यारी है, जो गाय को बोलते हैं गाय माता इनकी ऐसी है जिसमें सबको घोड़ देते हैं इसके अंदर ही। और जी उसको कई बार कहते हैं गोबर भी इसका सही है, इसका जो मूत्र भी सही है। अगर ये ऐसे गोबर भी सही है मूत्र भी सही है तो कोई रोटी खाना बंद करे, उसको खाना स्टार्ट कर दे, क्या दिक्कत आ रही? तो नहीं नहीं जो मुबारक खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जैसे कि जी मुबारक खान जी, आप बताएं इसके बारे में कि भारत में जो है ना, जो रिश्वतखोरी है जी और बहुत ज्यादा फैली हुई है रिश्वतखोरी। ये नेता जी और बहुत सारे करप्शन में फंस जाते हैं नेता। तो रिश्वतखोरी कहाँ से फैली है? नेताओं की वजह से फैली है, पुलिस वालों की, या किन की वजह से फैली है रिश्वतखोरी? मुबारक खान जी। देखिए, रिश्वतखोरी का जो मामला है, वो मामला ये है कि कोई बच्चा अपनी किसी तरह से शैक्षिक योग्यता हासिल करता है। शैक्षिक योग्यता हासिल करने के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करता है, उसमें हिस्सा बनता है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनको उन परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाता है और घूस लेकर उन बड़े नेताओं के, बड़े अफसरों के जाहिल गमार प्रवृत्ति के लोगों को अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाता है। जब जाहिल गमार प्रवृत्ति के और पैसों के बल से डिग्री खरीदने वाले लोग उच्च अधिकारी बन के बैठेंगे, तो स्वाभाविक है उनके दिमाग में समाज के विकास, जनता की भलाई के लिए कोई उपाय नहीं सूझेगा, बल्कि उन्हें हरे नोटों की गड्डी दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस जगह पर खड़े होकर ये इंटरव्यू दे रहा हूं, उसका भी एक कहीं ना कहीं विषय है। मेरे बैकग्राउंड में आप हरियाली देख रहे होंगे, पेड़ पौधे देख रहे होंगे। तो मैं बताना इसलिए इस जगह पर खड़े होके मैंने ये इंटरव्यू दिया है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, वो एक कृषि प्रधान देश है, रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा भी। और यही कृषि प्रधान देश के यही किसानों के बच्चे, अगर इनको सही सुविधाएं, सही शैक्षिक योग्यता इनको अगर मिल जाए, इनकी शैक्षिक कार्य अच्छा हो जाए, तो यही गरीब किसान के बच्चे अच्छी मेहनत से पढ़कर अच्छी कुर्सी हासिल करेंगे और देश को और समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। ये करप्शन वहां से खत्म होगा। वर्तमान में जो हालत है वो ये भ्रष्टाचार के तौर पर लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। जी 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 जी। भाई साहब, इसमें जो असलम जी, मुझे इसके बारे में बताएं। जैसे भाई साहब ने बताया इसमें कि रिश्वतखोरी की जो कहाँ से समाप्त हो सकती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता इसमें समझदार है। ये ना समझ लोग बैठे हैं जिनको समझदारी तो 1% भी लगती है कहीं। तो अगर ना समझ लोग होंगे तो उसमें वो देश का क्या कैसा हालात कर देंगे और लोगों के हालात कैसे होंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, देखिए 1947 के बाद से आज 2020 में हम लोग जी रहे हैं और 70 साल के अरसे में लोग कहते हैं कोई भी ईमानदार प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। ईमानदार प्रधानमंत्री तो हमको मिले, मनमोहन सिंह जी जैसे, आपके युवाओं में राजीव गांधी जी जैसे। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं इन लोगों को, मतलब काम करने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने काम किए हैं। लेकिन काम करने के बाद हम आ जाते हैं मार्केट में, हम सब बेईमानी कर लेते हैं, दूसरे का बिजनेस हड़प लेते हैं, दूसरे की माता को माता भी बना लेते हैं, पराई गौ माता को भी माता बना लेते हैं। तो ये जो माइंड डेवलप हो चुका है करप्शन का,
तो यहाँ हमें खुद अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। तो नेताओं का मसला ये है कि जिस धारा में जो बह रहा है, बहता चला जा रहा है, उसकी आंखें बंद है, वो सिर्फ बह रहा है। और ये करप्शन जब खत्म होगा कि एक 5 साल के लिए मिलिट्री अपने हाथ में हिंदुस्तान को ले ले, इंशाअल्लाह ताला हमें ऐसा लगता है कि अगर मिलिट्री राज्य हो जाएगा तो 5 साल के अंदर सब दुरुस्त हो जाएगा। तो ईमानदार तो मैंने देखा है मिलिट्री में बहुत लोग हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता लोग ईमानदार नहीं। जी जी जी, नहीं मिलिट्री को तो इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं, जैसे गुरुद्वारा मतलब जो 1984 में आपने देखा होगा दरबार साहिब के ऊपर हमला किया था उन्होंने, तो मिलिट्री को तो कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मिलिट्री वाले इसी को समझ लें कि भारत के ऊपर जो राज है ये विदेशी लोगों का राज है, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, उनका राज है भारत के ऊपर, और विदेशी लोगों को भारत से प्यार नहीं है। इस करके मिलिट्री जो होती है ये दूसरों को दूसरे देश के हमले रोकने के लिए होती है जी, या दूसरे देशों को हमले ऊपर करने, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था भाई साहब, मैं आपकी बात का मैं आपकी करने के बाद मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाह रहा था जरा सा 2 मिनट के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि नेताओं को मिलिट्री वालों से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, दिलो दिमाग की। इनकी ड्यूटी लगना चाहिए, इनसे चौकीदारी यहाँ के नेताओं से कराई जाए मिलिट्री की, तब ये दुरुस्त होंगे। तब इन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सुरक्षा कैसे की जाती है, ये इस्तेमाल ना करें, इनको इस्तेमाल किया जाए। ये मिलिट्री को इस्तेमाल ना करें, मिलिट्री इनको इस्तेमाल करे। मिलिट्री पे जो अफसर बना रखे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जैसे रावत है, जिसको कोई घर में झाड़ू लगाने के लिए भी रखने के लिए तैयार नहीं है, उसका ऑफिसर बना रखा उन्होंने। जी, अब हमारे देश के कर्नल है तो क्या किया जा सकता है जी? नहीं तो वो करप्शन की देखिए, जब गवर्नमेंट करप्शन में चल रही होती है तो जब सरगना ही बेईमान होगा तो सारे चौकीदार कोतवाल सब बेईमान हो जाएंगे अपने आप। हमारे सरपरस्त को ईमानदार होना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह जी थे। नीचे करप्शन धीरे धीरे मिटता है। जी मुबारक खान जी कुछ कहना चाहते, कह सकते हैं आप जी। अच्छा, असल में हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, जब तक शैक्षिक लोग का मतलब है कि बौद्धिक शैक्षिक भी होना चाहिए। केवल सर्टिफिकेट से शैक्षिक नहीं, कम से कम उनकी बुद्धि भी सही दिमाग से सही उससे चलनी चाहिए कि उनको कहाँ पर किस तरह से यूज करना है, कहाँ पर कौन सा नियम लागू करना है, कहाँ पर किसकी जरूरतों को पूरा करना है, तभी आगे डेवलप हम कर सकते हैं। चाहे वो मिलिट्री कौमे में जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में चला जाए। जैसे कि अभी बताया, कई प्रदेशों के अंदर देश की सुरक्षा के लिए आप लोग मिलिट्री में भर्ती हुए हैं या किए हैं, तो देश की सुरक्षा करें, ना कि नेताओं की चापलूसी करें। नेता तो आज है, कल को खत्म इनकी कहानी, मर जाएंगे या चले जाएंगे। तो लेकिन मिलिट्री वाले अपनी वजह को पहचाने। आपकी जो तनख्वाहें हैं, नौकरी है, वो आपकी अपने काबिलियत की वजह से मिली है, ना कि चापलूसी करने की वजह से मिली है। तो मेरी खास करके मिलिट्री वालों से रिक्वेस्ट है, अपनी औकात को या अपने वजूद को अपने इसको पहचाने, ताकि देश की रक्षा के लिए कुछ करें, ना कि देश के नुकसान के लिए कुछ करें। मुबारक खान जी, मैं सवाल तो करना था आपसे, लेकिन मैं असलम जी से पूछता हूँ। असलम जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो शिक्षा का स्तर है बहुत डाउन है, इसके पीछे आप नेताओं का हाथ समझते हैं क्या? क्योंकि नेता तो अनपढ़ आदमी है, 100 में 1 आधा ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा है, वो भी अनपढ़ों गीत गाता है। तो ये जो पढ़ाई का जो ऊपर जो एजुकेशन के ऊपर जो हमले हुए हैं, इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं? नेता ये कोई और है? ये सीधा सिद्धांत है कि जब लोग जाहिल होंगे तो लोगों पे राज आसानी से किया जा सकता है।
तो लोगों का जाहिल होना जरूरी है जाहिल हुकूमत रखने के लिए। अगर लोग जो है पढ़े लिखे हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, तो फिर काबिल लोगों को चुनेंगे, फिर वो जाहिल लोगों को नहीं चुनेंगे। तो हम लोगों को लोग जाहिल चाहिए, जाहिल लोग मार्केट में जाहिल लोगों को लेके आए, तो वो जाहिल लोग मुल्क को चलाएं। जो इस वक्त मुल्क की हालत हो गई है, ऐसी हो जाती है जब गलत लोग कुर्सियों पे बैठते हैं। जी, मुबारक खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर आप? नहीं, बिल्कुल मुनीर साहब सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब जाहिल व्यक्ति ही लीडरशिप करेगा तो जाहिल ही राज चलेगा। जैसे अभी चल रहा है ना, निर्वाचन आयोग से मतलब है ना कुछ से मतलब है, यानी नागरिकता का भारत देश में पूरा अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जब नागरिकता का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है, हमारे वोट देने से कोई मुखिया बनता है, वो मुखिया का ही अधिकार खत्म होता जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो उससे बेहतर है कि हमारी सरकारें ये लोकतंत्र के द्वारा जो चुनाव करवाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा हजारों लाखों करोड़ों अरबों में खर्च बहा दिया जाता है, उसको रोक लिया जाए, खुद ही अपने लिए 10 साल 20 साल 25 साल के लिए मुखिया बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, क्योंकि मुबारक खान जी, मैं आपसे अभी मेरा सवाल आपसे ये, जैसे अभी जो इस पे कोरोना का जो वार चल रहा है, कोरोना चल रहा है या चलाया जा रहा है, इसमें मुसलमानों के ऊपर इन्होंने काफी तोहमत भी लगाई है कि ये जिहादी हैं या जो भी हैं, तो मुसलमानों ने कोरोना फैलाया ऐसा मानते हैं, इनके शैतान दिमाग के लोग हैं। तो इसमें बताएं कि इसके पीछे मतलब जो ये शैतानियत किसने फैलाई है? मीडिया वाले भी शैतानियत करते हैं पूरी, तो इसके पीछे क्या क्या कर रहा है? क्यों फैलाया इन्होंने? शायद मुसलमानों को बदनाम क्यों करती क्या? असल में इनका ये प्रोपोगंडा है, जब से ये सत्ता में आए हैं, और सत्ता में जब से आए हैं इन्होंने मुस्लिम विरोधी ही नीतियां अपनाई हैं जितनी अपनाई, और मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाने के बाद ये किसी भी तरह सत्ता में अपना कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट ही एक ऐसा वोट है जो सपा की सरकार, अगर राज्यों में ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश से हम चूंकि बिलोंग हैं, तो सपा की सरकार भी मुस्लिम के बदौलत बनती है, बसपा की भी बनती है, कांग्रेस की भी बनती है। यानी कोई भी सरकार अगर बनती है तो वो बिना मुस्लिम के सपोर्ट के सरकारें नहीं बनती, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि मुस्लिम को कोरोना का जिहादी कहीं कुछ बताया और कहा जा रहा है। मुझे ये जानकारी है, जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, मेरे कई दोस्त यार हैं, मिलने वाले लोग हैं, मैंने उनसे संपर्क किया, मेरे दूर दूर तक किसी भी रिश्तेदार को कोरोना नहीं हुआ है। मैं कैसे मान लूं कि मुस्लिम कोरोना है? कोरोना बम के नाम से कहीं गुमराह किया गया, कहीं किसी के नाम से किया गया है। बाद में मुस्लिम लोगों ने ही बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा योगदान दिया है, सबसे ज्यादा दान किया है, सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मदद की है। हमने भी अपने बुंदेलखंड में 2 बसें और कारें लगाकर लोगों को, प्रवासी मजदूरों को अपने अपने जगहों पर भिजवाए। तो इनका केवल ये एक लीला इन्होंने रची है कि किसी तरह जनता को कंफ्यूज किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए और समुदाय विशेष को बदनाम करके एक नफरती राजनीति करते हुए आगे बढ़ा जाए। और उसमें ये सफल भी हो रहे हैं। सफल होने की वजह यह है कि इसमें हम लोगों को सोचना चाहिए, हम भारतवासियों को सोचना चाहिए, हम हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए, हम मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, हम सिख भाइयों, ईसाई भाइयों और जो भी पादरी, जैन, हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये राजनीति कहां पर जा रही है, हमारे बच्चों की शिक्षाओं को दूर ले जा रही है, हमारे रोजगारों को हमसे दूर ले जा रही है, हमारी किसानी को हमसे दूर ले जा रही है, हमारे नौकरियों को हमसे दूर ले जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गुमराह कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक
आपकी आवाज बंद हो गई भाई साहब, इसको आवाज को खोलिए। आपकी आवाज आवाज बंद हो गई आपकी। जी बोलिए भाई साहब। इसमें असलम जी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं मंदिर है, भगवान का मंदिर कहते हैं पार्लियामेंट को। और सबसे ज्यादा निकम्मे और लोग जो है झूठ वही बोलते हैं इसमें, पार्लियामेंट के अंदर ही जितने देखे हमने, जितने सबके सब 99% झूठ बोलते हैं। तो ये पार्लियामेंट को इन्होंने मंदिर बनाया है या कुछ और बना रखा है? इसके पीछे मतलब क्या समझते हैं इसको? बहुत डिफिकल्ट सवाल आप पूछ रहे हैं, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है। देखिए, अगर कोई आस्था की जगह है और वो हमारे संविधान की आस्था की जगह है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, तो वैसे वो हमारे संविधान की आस्था की जगह है, जहां से धर्म क्या सिखाता है? धर्म यह सिखाता है कि मानवता सीखिए, मानव जिंदा तो आप जिंदा, आप जिंदा तो मानवता जिंदा। तो वैसे ही संविधान जो रचा गया, वो इसलिए रचा गया भाई यहाँ से मानवता के लिए काम किया जाएगा, इसलिए उसको मंदिर कह दिया गया मानवता का। लेकिन अगर वहां चोर बेईमान डकैत बैठ जाएंगे जाके, तो फिर मंदिर की क्या दुर्दशा होगी? वही हाल हो जाएगा कि किसी पूजा स्थल पर जानवर बांध दिए जाए, जहां सुअर और कुत्ते सब एक साथ इकट्ठा हो और वो अपने अपनी हरकतें करते रहे। तो फिर वो मंदिर तो नहीं बचेगा, मस्जिद तो नहीं बचेगी, आस्था की जगह तो नहीं बचेगी। इसको समझना पड़ेगा लोगों को कि अगर हम किसी चीज को इतना सम्मान देते हैं तो हम उतने ही सम्मानित लोगों को वहां पर भेजें। जी 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 मुबारक खान जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो जो दंगे होते हैं, दंगे तो आपने सुना होगा, देखे भी होंगे शायद। तो दंगों के पीछे तकरीबन तकरीबन नेता जो है, इनके कहीं ना कहीं हाथ होते हैं, नेता हो गए, क्योंकि अगर नेता के हाथ में हो तो दंगे हो ही नहीं सकते। और इन्हें पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो इसमें दंगे जो है ये कैसे इनमें मतलब करवा देते हैं? क्योंकि मुसलमान और सिखों में दंगे करवा देते हैं, कभी हिंदू और मुसलमानों में दंगे करवा देते हैं। तो इसमें नेताओं के हाथ होते हैं, किसी और के हाथ होते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें? मुबारक खान जी। असल में चाहे वो कोई भी मसला हो, कोई भी चुनाव आता है, जब कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो बलात्कार की हो, चाहे लूट की हो, चाहे देश की महंगाई की हो, जब इस तरह की घटना सरकार के सामने आ जाती है और सरकार उसका सही जवाब और सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाती है, तब ये निकम्मी सरकारें अपने इस बचाव के लिए एक ये रूपरेखा बनाकर कहीं ना कहीं कोई बम धमाका या कहीं ना कहीं कोई दंगा या फसाद करा के जनता का और समाज का यहाँ से मुंह को मोड़ना चाहती है, उससे दूर हटाना चाहती है कि वो अपने सवालों के जवाब सही से ना दे पाए और लोगों को उलझा के रखे रहे। और हकीकत बात यह है कि ना इस देश का निवासी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति हो, ना हिंदू आतंकवादी है ना मुसलमान आतंकवादी है। इस देश की सरकारें और निकम्मे नेता आतंकवाद हैं। और जिस दिन इस देश के निकम्मे नेता और ये निकम्मे सरकारें बनना बंद हो जाएंगी, उस दिन यहाँ से देश से ये आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख और आपसी में होने वाले दंगे भी समाप्त हो जाएंगे। ये आने वाला संकेत है कि भारत के अंदर राज जो आएगा एक सच्चे लोगों का, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, खालसा राज या सच्चे लोगों का राज आएगा। और उसको हम लगे हैं कोशिश में। यार ये जो शैतान लोग हैं, जिनको जो झूठ बोलते हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, इनको सबको जेल में डालेंगे। और इनकी जो है, इनकी जो सजा है, जो पैसे लेके भागे भारत से, उनको जिस कंट्री में चले गए, कहीं भी चले गए, वहां से वापस बुलाया जाएगा, पैसे भी लेकर आएंगे और उनको जेल की हवा जहां तक उनके जेल में जाएंगे। और जिनको गोबर खाने का शौक है, जिनको उसका सूसू पीने का शौक है, उनके लिए तबेला खोल दिया जाएगा अलग से, वो वहां रहे, जो मर्जी खाए पिए, उनका खाना पीना सब बंद कर दिया जाएगा। तो ये अपना जो खाए पिए जो करे कराए, लेकिन ये जो चल रहा है सारा कुछ में, इनकी हिसाब से ये सब बंद होगा आने वाले वक्त में।
जी भाई साहब, अब तक तो हमने नेगेटिव बात की है, जो भी मतलब कमियां समियां चलती हैं। अभी सुधार कैसे हो सकता है असलम जी, इसमें बताएं कि जो नेताएं या जितने भी बोर्ड बैठे हैं इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं ताकि आने वाला वक्त सुधर जाए और खुशहाली के दिन आए, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सुधारने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप न्यायाधीशों को रखा गया था कि भाई उनकी अंडरटेकिंग में सरकारें चलेंगी और वो सही फैसले लेंगे। अगर सरकारें 19-20 आती हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब ये बेईमान लोग संविधान के लोगों को, न्यायाधीशों को ही हाईजैक कर लेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे रख सकते हैं? जी भाई इतने फैसले आए हैं अभी हाल ही में, आप वो फैसले देखिए, क्या ईमानदारी से आए या बेईमानी से आए। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? न्याय की कुर्सी पर अन्याय करने वाले बैठ गए हैं, शैतान लोग बैठे हैं, शैतान की इनकी तो जो सजा मिलेगी ना, जनता सजा देगी, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि जब न्यायाधीश भी हाईजैक हो जाएंगे तो जनता रोडों पे आ जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मजबूरी होगी जनता की, लोगों की। रोड पे आने लगे हैं लोग और इंशाअल्लाह ताला अब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। लोगों में गुस्सा है, मतलब सिंगल जर्नल आदमी में गुस्सा है जो सिर्फ सुबह कमाने निकलता है और शाम को खाना पका के घर में खा के सो जाता है। उस नॉर्मल आदमी में गुस्सा है। जब नॉर्मल आदमी में गुस्सा होता है तो एक इतिहास रचा जाता है, जैसे 1857, 1947। तो इसको ना पहले लोग भूले हैं और वैसे ही लोग अभी निकलेंगे रोडों पे। और ये इंशाअल्लाह ताला फिर से स्वतंत्रता संग्राम एक बार फिर होके रहेगा, अल्लाह ने चाहा, और तभी यहाँ हुकूमत बदलेगी। जी मुबारक खान जी, क्या कहना चाहते हैं, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं राजनीति में? बिल्कुल मुनीर साहब जो कहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वर्तमान में लीडरशिप चल रही है, उस लीडरशिप से और जो भी लीडरान पहले रह चुके हैं उनसे एक दूसरे से कोई अंतर नहीं रहा है। और उस अंतर को बदलने के लिए इस देश में, इस समाज में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। और मेरा देश के सभी लोगों से अपील है कि चाहे वो राज्यों की सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकारें हों, कभी भी किसी भी तरह के सहयोग के लिए मुंह खोलती हैं और हम आप लोग बढ़ चढ़ के उनके पास सहयोग भेज देते हैं कि ये जनता का भला करेंगे, जनता का ये करेंगे। अभी जैसे कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी एक अलग से फंड खोल दिए कि इसमें भाई पैसा भेजिए। जब लोगों ने कहा, उस पे उंगली उठाई, कुछ लोग अंधभक्तों ने तो उसमें भी डाल दिए कि ले जाओ साहब। लेकिन जब पढ़े लिखे अच्छे लोगों ने उसमें उंगली उठाई कि जब पीएम का एक पर्सनली प्रधानमंत्री फंड होता है तो आपने पीएम केयर फंड एक नया से क्यों खोल दिया है? और जब लोग जागरूक हुए तो वहां पर पैसा कम भेजना शुरू किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पैसा इस कोरोना काल में आया है सरकार के पास। अगर सरकार 125 करोड़ लगभग अपने देश की जनता है, अगर 1-1 करोड़ भी रुपया सबके पास भेजती तो देश की हालत संवर जाती। इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास पहुंचा है। लेकिन ये निकम्मी और घूसखोर भ्रष्ट सरकार इतनी गिर गई है। इस सरकार ने इस कोरोना काल में भी जातिवाद और समुदाय की राजनीति से ये पीछे नहीं हटे और यही इनकी जहनियत सोच है। इसी जहनियत सोच से ये नीचे भी जाएंगे और चारों खाने इनके चित्ते पड़े दिखाई देंगे। दूसरी चीज, 2008 में दिल्ली के अंदर मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये जो हिंदुस्तान ने भी ये शैतान लोग बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, इंडिया है, तो इसको थोड़ा इंडिया और भारतीय बोले, क्योंकि शैतानों का सपना है कि इसको हिंदू शैतान, मतलब इसका बोला अगर संधि विच्छेद करा तो गलत निकल जाता है इसका अर्थ, हिंदू जमा शैतान, तो इसमें ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो इसको बनाना चाहते हैं
तो उसको आप मुस्लिम भाइयों से खास करके रिक्वेस्ट है, इसको ना हिंदुस्तान मत बोले, भारत है और भारतीय रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हम जी, एक जी। लास्ट में मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे आपका निर्णय देता हूँ। जी, इसमें जो है, अगर इंसान सच्ची झूठ और बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे तो शैतान बन जाएंगे। अगर जी, इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो विद्वान और महान बन जाएंगे। तो हम सब मिलकर इस भारत को एक दिन इन शैतानों से आजाद कराएंगे और बहुत जल्दी इसमें जो भारत को जो सोने की चिड़िया कहते थे, हम इसको सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा यहाँ पर न फड़फड़ा सका। अगर ऐसा राय हम करेंगे। जी असलम जी, कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? सर, मेरी हिंदुस्तान के ही लोगों से, आप भारत और इंडिया कह रहे हैं, लेकिन मेरी हिंदुस्तान के ही लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंखें खोलें, समय रहते जागें और अपने हौसलों को बुलंद करें और गलत लोगों के खिलाफ रोडों पे उतर के आए। यही रिक्वेस्ट है हमारी हिंदुस्तान की जनता से। और आपके भाई साहब मौनता चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने जज्बातों को, अपनी बात को रखने का मौका दिया। और हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इंसानियत के लिए जीना सीख लें। और जब इंसान ही जिंदा होंगे तभी ये दुनिया चलेगी, अन्यथा ये दुनिया नष्ट हो जाएगी जब इंसान ही नहीं होंगे। जी जी। मुबारक खान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? जी, असल में हम बताना ये हमारी राष्ट्र में क्यों आई है, क्योंकि हम भी समाज सेवा कर रहे हैं और भी लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या थी कि हम आ गए। तो जब 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर होता है दिल्ली के अंदर, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार रहती है। मनमोहन सिंह जी बहुत ही ईमानदार थे। जी। अब उस समय गृह मंत्री थे, तो उस समय के हो रहे थे, उसका सही से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने एक बटला हाउस के पास बम धमाका करा के कुछ मुस्लिम लड़कों को हिरासत में ले लिया और उनको आतंकवादी बनाकर प्रस्तुत कर दिया। जब हमारे घर का बच्चा, हमारा भाई, हमारा सहयोगी, हमारा सहपाठी, हमारा लड़का, हम जानते हैं कि हमने उसकी परवरिश कैसे की है, तो जब हम लोगों ने अपनी बात को उसको उठाया तो ये सरकारें बिल्कुल पीछे हट गईं कि हम जांच नहीं कराएंगे। हम मानते हैं कि वो आतंकवादी थे, तो भाई हमारी भी एक मांग है कि उनकी एसआईटी गठित करके सीबीआई या कोई भी जो जांच होती है वो जांच आप करा दीजिए। क्योंकि उनसे, अब जब आपने एनकाउंटर किया है तो कोई व्यक्ति को एनकाउंटर करते हैं तो उसके पीछे की तरफ गोली लगती है, आगे पैर की तरफ लगती है, पीठ में लगती है, लेकिन यानी सिर के सेंटर पॉइंट पर, यहाँ पर सिर के ऊपर लगाई जाती है, बिल्कुल सटा के गोली मारी जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक हत्या की है, दिल्ली पुलिस ने एक मर्डर किया है, मनमोहन सरकार ने एक मर्डर किया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि लोग इस बात को समझें, जानें, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, चाहे जिस पार्टी के सहयोगी हों, चाहे किसी पार्टी के ना भी सहयोगी हों, समाज से भी हों, उनको भी देखिए और कहीं ना कहीं सही और गलत पे एकजुट होना चाहिए। ये नहीं कि हम उलमा कौंसिल से किसी से कोई से है, लेकिन जब कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके लिए मुत्तहिद होकर सरकारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सरकारों से उसके लिए न्याय के लिए एकजुट होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा 2 मिनट और लूंगा। अभी हाथरस कांड हुआ था, जी जी, रेप पीड़िता के खिलाफ राहुल जी, प्रियंका जी, सारे लोग बिल्कुल टूट पड़े कि न्याय दिलाएंगे, धक्का भी खा लिए, पुलिस से गिरफ्तारी भी खा ली, सारी चीजें कर ली, और भी लोग पहुंच गए, और भी पार्टियों के लिए पहुंच गए। लेकिन अभी वैशाली में गुलनाच के साथ पेट्रोल डाल के जला दिया गया, तेजाब फेंक दिया गया, जो भी घटना हुई है, आज तक ये निकम्मे नेता
एक भी हरामखोर वहां पे नहीं पहुंचे। इनके लिए मैं शब्द जानबूझ के यूज करता हूं, क्योंकि यदि इनकी सोच अच्छी होती, इनकी नीयत अच्छी होती, अगर ये वास्तव में इंसान परस्त होते तो ये गुन्नाज के लिए खड़े होते, जिस तरह से हाथरस की बेटी के लिए खड़े। रही बात राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लिए, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमारी वो पार्टी है, जुल्म चाहे जिसके साथ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर किसी के लिए 24 घंटे रात के 1-1, 2-2 बजे भी हम लोग अवेलेबल होकर उसकी मदद करते हैं और उसके सहयोग में भागीदारी बनते हैं। चाहे वो अपराधी हमारी समाज का यानी मुस्लिम ही क्यों ना हो, हम लोग उसको जेल भेजने की क्षमता रखते हैं और इंशाअल्लाह हम लोगों ने वो काम किया है। और इंशाअल्लाह अगर हम लोगों को कभी भी मौका मिला, किसी भी तरह से मौका मिला, तो ये हम करके दिखा देंगे कि जो सरकारें अभी नहीं कर पाई हैं, जो राजनेता अभी तक नहीं कर पाए हैं, उनके मुंह पर ये हमारा तमाचा होगा। जी जी, मानवतावादी काम में हमें हमेशा सब आप लोगों साथ में रहेंगे और जहाँ भी पुकारेंगे। दूसरी बात, आप इस पर आकर जब मर्जी अपनी बात रख सकते हैं, आपका अपना टीवी चैनल है, तो आप जब मर्जी आकर आप बात सकते हैं। अभी समझ सोचने लगी बस सिर्फ आपको इनवाइट ही करेंगे तभी आना पड़ेगा। बिल्कुल आप जब मर्जी आकर इस पर दिन रात आकर इस पर डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सच्ची बड़ी बातें कर सकते हैं। अगर कुछ मुबारक खान जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। असल में हमारी ये एक बार फिर से अपील है कि जैसे अभी हमने सुना है कि चंद दिनों में फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया है। कोरोना काल नहीं आया है, कोरोना नहीं आया है, अब पश्चिमी बंगाल का चुनाव आया है और सरकार को, इस निकम्मी सरकार को देश की जनता से, भोली भाली लोगों से पैसे ठगने का ये नया एक झांसा लेके आई है। तो ये झांसा में अब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोरोना काल ये लगाएंगे भी, इनकी सरकारें हैं, इनका कानून है, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब दागी लोग दागी जगह में रहेंगे तो दाग ही लगाएंगे, क्योंकि उनको धुलना नहीं आता है, दाग लगाना आता है। तो मेरी ये अपील है कि इनकी बिल्कुल भी मदद ना करें। जो गरीब और बेसहारा हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके दरवाजे पर जाएं, उनको भूख है, प्यास है, क्या जरूरत है, उस जरूरत के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ें। मेरी यही आपके चैनल से, आपसे और हमारे देश के सभी नौजवानों से जो उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही सहयोग किया है, मेरे देश के उन बॉलीवुड एक्टरों से, मेरे देश के उन साहित्यकारों से मेरी ये अपील है कि इस बात को बहुत ही जहन से सोचें, बहुत ही गहराइयों पर जाकर सोचें कि कोरोना काल नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल का चुनाव आने वाला है। ये निकम्मी सरकार पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी को उखाड़ना चाहती है और उसमें जो सहयोगी पार्टियां इनके साथ गठबंधन करेंगी, ये जान लीजिए उसी वक्त आपको एक पहचान होगी कि कौन पार्टियां आपके हितैषी हैं, कौन राजनेता आपके समाज सेवी हैं, कौन आपके निकम्मे हैं। उनको आइंदा आप ध्यान रखिए और अपने क्षेत्रों से सफाया कीजिए, बल्कि पूरे देश से सफाया कीजिए निकम्मों को। और इसी के साथ मैं वॉइस ऑफ मानवता के सभी पत्रकारों को, सभी एंकरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसा चैनल बनाया है पूरे दुनिया के अंदर कि जिसमें हर इंसान, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे यहाँ न्यूज चैनल हैं, एंकर हैं, वो इंसान नहीं है बल्कि इंसानों की शक्ल में एक भेड़िया और दलाल प्रकार के पत्रकार हैं। इनको उखाड़ने का आप लोगों ने काम किया है। मैं तहे दिल से दोबारा आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सभी जातों, सभी समाज, सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके सहयोगी बनेंगे, इंशाअल्लाह आपका सहयोग करेंगे। आपकी खबर और हमारी खबर जो है वो आप, हम दोनों लोग एक दूसरे के मिलकर सहयोग करके इस देश का बचाव इन गद्दारों से करेंगे, देशद्रोहियों से करेंगे। जी जी असलम खान जी और मुबारक खान जी, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत जुड़े आप हमारे साथ में। और आने वाले वक्त में हम फिर किसी सर मैं खान नहीं हूँ, मैं खान नहीं हूँ। असलम मुनीर जी, सॉरी वापिस आते हैं। थैंक यू दोनों भाइयों का जुड़ने के लिए, शुक्रिया।
और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर एक दिन उसको तख्ता पलटेंगे। बस एक शेयर करना चाहता हूँ लास्ट में कि हिटलर गया, सिकंदर भी गया, मोदी, योगी और ये मोहन भागवत, ये सब चले जाएंगे। यहाँ पर सच्चे लोग ही रह जाएंगे दुनिया के अंदर, और सच्चे लोगों का राज होगा जल्दी। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी शुक्रिया। तो साथियों, आप सभी ने प्रोग्राम देखा है। तो सुमित चौहान जी तो नहीं आ पाए किसी कारण से, लेकिन दोनों साथी हमारे जो ये मुबारक खान जी और असलम मुनीर जी, इन्होंने जो बातें रखी हैं अपने हिसाब से, जो बहुत अच्छी बातें रखी हैं। और हमारा मकसद क्या है कि भारत से जो जो गुलामी है, जो भारत के अंदर जो शैतानियत है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और भारत के अंदर एक सच्चाई का राज कायम करना है, जो आप सभी की बदौलत होगा। और हम और आप सब मिलकर सच्चाई का राज कायम करेंगे। और जो भारत जो है, भारत जो मनवादियों के चुंगल में फंसा हुआ है, इसको बहुत जल्दी निकालेंगे भारतीय, क्योंकि मनवादियों ने कब्जा किया है। जो विदेशी बोलते हैं, जिनको भारत में रहते हैं, वो विदेशी मनवादी हैं जो मतलब भारत के ऊपर कब्जा किया है। मिलिट्री में इनके कब्जे में, सब कुछ इनके कब्जे में है। लेकिन मिलिट्री वालों से हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना ध्यान दें, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दें। अपने इसको जो आपको जॉब मिली है, ड्यूटी मिली है, आपकी बदौलत मिली है, संविधान की बदौलत मिली है, आपकी किसी की चावल की बदौलत नहीं मिली है। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं, मुबारक खान जी का खास करके, और ख़ास करके जो हमारे ये जो असलम मुनीर जी हैं, और हमारे बहुत ही अच्छे साथी जिनका नाम आप सभी जानते हैं, राजा खान, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हुआ है, संपन्न हुआ है। वो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। इतनी शायद मेहनत हम भी नहीं कर रहे हैं जितनी वो कर रहे हैं। हम स्पेशल राजा खान जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सब का जो है इनका प्रबंध किया प्रोग्राम का। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई के रास्ते पर चल करके ईमानदारी का राज कायम करेंगे। और ईमानदारी का राज कायम करने के बाद में भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे। और आप सभी की बदौलत होगा ये काम। थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता उठाता सबकी आवाज़ और आपकी अपनी आवाज़ है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।